संख्याएं। रियल नंबर। तो देखिए इस अध्याय में हमको पढ़ना है गुणनखंड करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, √2, √3, √5 और √7 को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहली एक्सरसाइज। प्रश्नावली 1.1। राज कह रहे हैं हेलो सर। आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्याएं हैं इनको हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहली जो पार्ट है पहले सवाल का वो दिया गया है 140। ठीक है, तो 140 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं संख्या वो 2 से कटती है, 2 से काटते हैं, फिर 3 से, उसके बाद 5 से, 7 से। तो 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिस संख्या के इकाईकांक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। अगर इकाईकांक है ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ इकाईकांक 0 है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 7 14, 0। फिर 2 से काटेंगे, ये 35 और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35। तो इस तरीके से 140 का जो हमारा गुणनखंड आया वो सिंपल सा आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 2 बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। दूसरा है 156। अब 156 का करेंगे हम लोग। राज जो है गुणनखंड पहले ही लिख करके भेज दिए, कमेंट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं 156 का 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 15, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 39 और ये 13 तिया होता है 39। ठीक, तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3 × 13। इसके बाद आपका है तीसरा 3825। इसका करेंगे तो देखिए 3825 है, लास्ट में इकाईकांक 0, 2, 4, 6 या 8 तो है नहीं, तो ये 2 तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके अंकों का योग
3 से कट जाता है वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है। चलिए अंकों को जोड़ते हैं। 5 2 7 7 8 15 15 3 18 यानी यह 3 से कट जाएगी। 3 एकदम 3 3 गुना 6 2 8 22 होगा। 3 7 21 1 22 3 5 15। फिर देखिए 5 और 7 12 2 14 15 फिर 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12 3 गुना 6 1 7 3 5 15। अब 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से वह संख्या कटती है जिसके इकाई का अंक 0 या 5 वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। 5 8 40 और 2 42 5 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 17 बचे 50। इसका क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणे 5 भी 2 बार है 5 की घात 2 गुणे 17। अब इसके बाद इसका चौथा है 5005। तो 5005 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में देखिए 5 है तो 5 से तो ये कटेगा ही। 5 एकम 5 5 एकम 5 के बाद अब ये 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 3 10 आपका ये 0 उतरेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 30 ये कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7 3 10 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 30 7 3 21। अब 7 के बाद इसे हम देखते हैं 11 से, तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 3 14 11 3 35। यानी इसका जो गुणनखंड आया हमारा वो आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका 5वां पार्ट है, इसे आप लोग खुद करेंगे। 7429 इसे आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तो दूसरे का पहला हमको दिया गया है संख्या 26 और 91। कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, और जांच भी करना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। 26 को हम लोग देखिए आसानी से लिख सकते हैं गुणनखंड 2 गुणे 13 13 गुना 26 होता है और 13 सते 91। तो दोनों का गुणनखंड लिखने के बाद अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा उसकी छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 13 है तो 13 यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, अब इसमें तो कोई इसके अलावा है नहीं कॉमन, तो 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणा कराएंगे तो देखिए 2 का 7 में पहले करा लेते हैं। 2 7 14 14 तिया 42 के 2 और 14 एकम 14 और 4 18 आपका आ गया 182। अब हम लोग चेक करेंगे, तो जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली संख्या हमारी है 26, दूसरी संख्या है 91। इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे तो 91 गुणे 26। देखिए एक गुणा तो आप ऐसे करते हैं 6 एकम 6 6 9 में
54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 2366। एक लाइन में इसी गुणा को करना हो तो देखिए सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करा दीजिए, 6 एकदम 6, फिर क्रॉस गुणा करा के ऐड कर लीजिए। 6 9 में 54, 2 1 कम 2, 54 और 2 56, 56 में 6 लिख देंगे, हासिल आपका बच जाएगा 5। फिर आप सीधा गुणा फिर कराना है, 2 9 18 और 5 23, 2366। ये तो हमारा संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमारा है 13, एलसीएम है 182। अब 13 का पहाड़ा तो आता ही है। चलिए 13 गुना 26 के 6, हासिल आपका बचा 2, 13 8 104 और 2 106, हासिल बचा 10, 13 एकदम 13 और 10 23। तो देखिए 2366 ये भी आया हुआ है, 2366 ये भी आया हुआ है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां लिख देंगे अतः जो संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। आगे अगला इसका दूसरे का जो दूसरा है, इसमें हमको दिया गया है 510 और दिया गया है 92। तो हम लोग 510 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटेगा लास्ट में क्योंकि 0 है, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10 2 12, अंकों का योग 12, 3 से कटने वाला है, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 8 है 24 1 25, 3 5 15, और फिर ये 5 से कट जाएगा, 17 25 50, यानी हमारा आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 है। इसको 2 से काटेंगे 46, फिर 2 से काटेंगे तो 23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहां हमारा इसको लिख सकते हैं 2 2 बार आया, 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर गुणे 23। अब देखिए एचसीएफ निकालना है और हमको एलसीएम निकालना है। तो ये एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो कॉमन गुणनखंड दोनों में 2 है और 2 की छोटी घात 1 है, यानी वही हम लिखेंगे 2। बाकी एलसीएम निकालते समय सबकी बड़ी बड़ी घात लिख लेते हैं। तो 2 की बड़ी घात हमारी है 2 की घात 2, बाकी 3 अकेले ही है, 5 अकेले ही है, 17 अकेले है और 23 भी अकेले। अब इसका गुणा कराएंगे, 2 का 2 में का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 की 12, 12 पंजे 60, ठीक है, आ गया आपका 60। अब इसमें गुणा कराएंगे 17 का, 17 शून्य शून्य, 17 छक 102, ठीक है। फिर अब इसमें गुणा कराएंगे हम लोग 23 का, 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6 0, 3 एकम 3, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, ये 0 6 4 3 2।
आपका एलसीएम जो निकल के आया वो आ गया 23,460। अब हम लोग को जांच करना है, ठीक है, क्या करना है, जांच। यही आपके प्रश्न में कहा है जांच कीजिए संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याएं हमारी है 510 गुणे 92, ठीक है। तो देखिए 510 में 92 का हम लोग गुणा कराएंगे, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। अब यहां देखिए 0, 2, 9, 5 1 6 4, आपका आया संख्याओं का गुणनफल 46,920। और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ हमारा है 2, एलसीएम है 23,460। इसका आप गुणा कराएंगे, 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो देखिए 46,920 ये भी है, 46,920 ये भी है, तो दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अतः जो संख्याओं का गुणनफल है वह बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट है 336 और 54। इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा, है कितना, 336 है और 54 है। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक है, उसी से बताए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। तीसरे का पहला क्या दिया है, 12 है, 15 है और 21 है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 12 का देखिए गुणनखंड सिंपल सा आप कर सकते हो, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। क्या आप नहीं कर पाते हैं तो 12 ऐसे लिख लीजिएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6। 15 को आप लिख सकते हैं 3 पांचे 15, 21 को 3 सते 23। तो सबसे पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, जो उभयनिष्ठ कामन गुणनखंड है उसकी छोटी घात। कामन गुणनखंड कौन है, सब में 3 है, 3 आपका उसका छोटी घात 1 का है तो 3 हो गया सिर्फ। अब बाकी के गुणनखंडों के बड़ी घातों को लिखते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, 3 की बड़ी घात 1 ही है तो 3, और फिर 5 है और 7। गुणा करा लेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 6 60, तो आपका 7 छक 42, 420। अगला दूसरा इसका जो दिया गया है 17, 23 और है 19। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 17, सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 1 से तो कट जाएंगी। तो इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा
वह एक है, और एलसीएम इन सभी का गुणनफल हो जाएगा। तो 17 का गुणा हम कर लेते हैं 23 में। 17 किया 51 के 17 गुना 34 और 5 कितना 39। अब इसमें गुणा कर लेंगे हम 29 का। 9 एक कम 9, 9 9 81 के 1, 9 3 27 और 8 35। 2 एक कम 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 और 1 7। 9 2 1 होता है 3, 8 5 जो है 13, 7 3 10 और 1 11। तो ये आपका आ गया 11,329। तीसरा पार्ट इसका है जो कि बहुत सिंपल सा है, अंक बहुत छोटे छोटे हैं, 8 है, 9 है और 25। ठीक है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। यहाँ 2 की घात 3 इसको लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 की घात 2। एचसीएफ और एलसीएम। यहां देखिए कोई भी कॉमन गुणनखंड वैसे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 का किसी में गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, वह वही रहता है। तो यहाँ एचसीएफ हमारा 1 आएगा, और एलसीएम जो आएगा वह होगा 1 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात। अब देखिए 2 की घात 3 आपका हो जाएगा 8, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 200, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा आपका 1800। अब आगे 5वां प्रश्न, नहीं चौथा, ये चौथा आपका है। कह रहा है एचसीएफ जो दिया है क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657, ये आपका दिया है 9। मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। हमको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है कि एलसीएम इन दोनों का क्या होगा। तो सूत्र आपका होता है, छोटा सा नन्हा सा सूत्र है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ आपका दिया गया है 9, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। तो यहां से एलसीएम जो निकल के आएगा 306 गुणे 657, इसमें भाग हो जाएगा 9। दोनों ही संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, किसी को भी काट दीजिए, जैसे इसको हम काट दिए 9 एकम 9, 9 7 63, 2 65, तो 27, 9 3 27। अब इस 306 में हमको गुणा करना है 73। 3 6 18 के 8, 3 0 0 1, 3 3 का 9, 7 6 42 के 2, फिर 4 वह आ जाएगा 7 1 21, 8 2 1 3, 9 और 4 13 के 3 1 1 2।
यानी आपका आ गया 22,338। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। आगे कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब आपको चेक करना है कि ये संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। किस संख्या को चेक करना है? वह संख्या है हमारी 6 की घात n। तो देखिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन है? 0 पर समाप्त होगी जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे ही। तो इन सबका अगर गुणनखंड देखेंगे तो 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5, 20 का होगा 2 दूना 4, 5 20, इसका होगा 2 3 6, 5 30, इसका होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 4। यानी जिस भी संख्या का आप देख रहे हैं 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आया हुआ है। 2 है 5 है, 2 है 5 है, ये जरूर रहेगा। मतलब 2 रहेगा और 5 रहेगा। लेकिन 6 की घात n को हम देख रहे हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की घात n, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इस नाते यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए यह किसके लिए कहा है? n। यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो। शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। आगे 6वां कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य हैं। तो देखिए 6वां आपका क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसको ये बताना है कि ये भाज्य है, लेकिन व्याख्या करना है कि भाज्य क्यों है। तो देखिए जो कॉमन हो रहा है हम कॉमन ले सकते हैं 13, तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। 13 11 सत्य होता 77 प्लस 1, 13 गुणे 78। तो यहां देखिए 13 से भी विभाज्य है, 78 से भी विभाज्य है। 78 के और भी गुणनखंड है कि 2 3 और 13, उससे भी कट जाएगा। तो ये क्या है? यहीं से अगर हम लोग लिख लें तो ये यहीं से हमको मिल जा रहा है 13 तथा 78 से विभाज्य। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 1 क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरीके से आपका है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया गया है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें हम लोग का कॉमन हो जाएगा 5, बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1।
5। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 7 छक 42। तो 42 गुणे 24। देखिए एक लाइन में गुणा कैसे कराएंगे, इसका सीधा सीधा पहले गुणा, 4 गुना 8, फिर तिरछा गुणा कराएंगे इसका ऐसे, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 16 और 4 20, फिर 2 चौक 8 और 2 10, यानी आपका कितना आ गया 1008 प्लस 1। तो ये आपका 5 गुणे 1009 आ गया। तो ये जो संख्या आई हुई है यह 5 से कट जाएगी, 1009 से कट जाएगी, ठीक है। तो यह भी क्या है, भाज्य। ये जो हमारी संख्या आई हुई है ये किससे कटने वाली है, 5 तथा 1009 से विभाज्य। अतः 7 नहीं, अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या। अब चलिए इसका देखते हैं 7वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलते। तो ऐसे के लिए देखिए जो सोनिया है वह समय लेती है 18 मिनट का और जो रवि है वह समय लेता है 12। 18 का गुणनखंड होगा 2 3 6 6 त्रिक 18, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया होता है 12, यानी 2 की घात 2 गुणे। ऐसे का हम लोग को निकालना होता है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में जो गुणनखंड हुए रहते हैं उनकी बड़ी घातों के साथ अंकों को लिख लेते हैं। तो 2 है, 2 की बड़ी घात हमारी 2 है और 3 की बड़ी घात भी 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक आपका हो जाएगा 36, ठीक। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। अब फाइनल गला के होना, अब हम लोग देखेंगे अगली एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज से टोटल 5 नंबर आएंगे। एक आपका 1.1 से आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, और एक जो है 1.2 से आ जाएगा अपरिमेय सिद्ध करने। आपका कह रहा है कि √5 सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय आपको सिद्ध करना है, इसका उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना √5 एक
परिमेय संख्या। अब देखिए ये √5 इस क्वेश्चन में आपके पेपर में √2 या √3 या हो सकता है √5 ही आ जाए। तो क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या मानने के बाद इसको हम लोग √5 को लिखेंगे P/Q या A/B, ठीक है, जहां P तथा Q सह आभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये P²/Q। यहां से P² बराबर करेंगे तो आएगा 5Q², या इसी चीज को हम लोग सेम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P²/5 बराबर Q²। तो सह आभाज्य संख्याएं P और Q है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब P² में हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, Q² आएगा। इसका मतलब ये होगा कि P² 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात P² 5 से क्या है जी, विभाज्य है। अब अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए माना P बराबर, जैसे P² बराबर आपका आया है 5Q², वैसे P बराबर हम लोग मान लेते हैं 5R, ठीक है। अब पुनः वर्ग कर देंगे, P² बराबर 5 × 25 R²। अब P² का मान है 5Q², तो यहां से हम रख देंगे 5Q² बराबर 25 R²। अब 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा Q² बराबर 5 R², या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q²/5 बराबर R²। इसका मतलब ये होगा कि Q² में अगर हम 5 से भाग देंगे तो जो आएगा मान वह होगा R², ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अर्थात Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां हम लोग ये लिखे हुए हैं P और Q सह आभाज्य संख्याएं हैं। सह आभाज्य संख्या का मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां पर 5 जो है Q का भी आ जा रहा है और P का भी आ जा रहा है, तो यहां लिखेंगे अतः P तथा Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी जो मान्यता है, हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, विरोध करता है। अर्थात अब हम माने क्या थे, हम माने ये थे कि ये परिमेय है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि √5 एक
अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अगर अंडर रूट 2 आएगा तो जहां जहां अंडर रूट 5 है वहां वहां अंडर रूट 2 हो जाएगा, और जहां जहां जो है यहां जैसे 25 आया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका दूसरा देखते हैं। तो अधिकतर आपका अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 आता है। ठीक है, दूसरा इसका दिया है, सिद्ध करना हमको कि 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे इसका भी, माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। मानने के लिए हमेशा उल्टा ही माने, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर आप P/Q A/B जो भी इच्छा है मान सकते हैं, जहां P तथा Q सह संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं। अब यहां से पक्षांतर करें, ऐसे सवाल छोटे होते हैं। तो P + Q - 3 अंडर रूट 5 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P - 3Q अपान ये क्यों रहेगा और ये 2 भी चला जाएगा। तो ये हमारा है अपरिमेय संख्या, और ये हमारा है परिमेय। तो चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या के मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः अब ये देखिए ऐसा जब हो गया तो अतः इसका मतलब ये हुआ, ये परिमेय हम माने थे तो क्या होगा, अपरिमेय। 3 + 2 अंडर रूट 5 1 अपरिमेय। ठीक है, इसी तरीके से 1/√2 7 अंडर रूट 5 6 + अंडर रूट 2 को आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। अगला अध्याय बहुपद अगले लाइव वीडियो में पढ़ेंगे।